Good evening everybody. We are discussing here biotechnology principles and processes, जिसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर ली थी इस चैप्टर की. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्पिटेंट होस्ट या वी कैन से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन जीन इनटू होस्ट. हम लोग देखेंगे कि जो आरडीएनए बना या जो फॉरेन जीन बना है, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम लोग होस्ट के अंदर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे. तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. ठीक है. तो एक टर्म है कॉम्पिटेंट होस्ट. कॉम्पिटेंट होस्ट, कॉम्पिटेंट का मतलब ये होता है, कॉम्पिटेंसी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू टेक अप द आरडीएनए. मतलब होस्ट की वो एबिलिटी जिससे वो आरडीएनए को लेता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंसी कहते हैं. और ऐसे होस्ट को हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट. ठीक है. तो हम लोग देखेंगे कि होस्ट क्या क्या हो सकते हैं. जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है. तो उनमें हम जो फॉरेन जीन है या आरडीएनए है उसको कैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका क्या क्या मेथड होता है. ठीक है. तो इसको हम लोग देखेंगे 1 मिनट. तो इसको समझने के लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पहली चीज़ है हमारा होस्ट, मान लीजिए क्या है, बैक्टीरिया. ठीक है. बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में हम आरडीएनए कैसे ट्रांसफ़र करेंगे. तो पहली प्रोसेस है डाइवेलेंट केटायंस. डाइवेलेंट केटायंस का यूज़ करेंगे. डाइवेलेंट केटायंस लाइक कैल्शियम क्लोराइड. ठीक है. कैल्शियम आयन हो गया यहाँ पे, डाइवेलेंट आयन है कैल्शियम आयन में. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, अब आपको ये समझना है कि मान लीजिए दिस इज़ द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है. तो अब हमारा जो डीएनए है, सपोज करिए कि दिस इज़ द आरडीएनए, ये हमारा आरडीएनए है. आरडीएनए मान लीजिए ये हमारा आरडीएनए है. आरडीएनए को हमें बैक्टीरिया के अंदर डालना है. तो प्रॉब्लम इज़ दिस कि जो डीएनए है, डीएनए इज़ हाइड्रोफिलिक. ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है. लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है. हाइड्रोफोबिक क्यों है, क्योंकि ये किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है. तो लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक. तो क्या ये डीएनए डायरेक्टली बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर कर जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डीएनए इज़ हाइड्रोफिलिक एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ हाइड्रोफोबिक. तो इसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, इस प्रोसेस को सुटेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया में आरडीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए उस मीडियम में हम लोग डाइवेलेंट केटायंस डाल देते हैं. और डाइवेलेंट केटायंस क्या करता है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ससेप्टेबल बनाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैपेबल बनाता है आरडीएनए को लेने के लिए. ठीक है. और वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करता है जिससे आरडीएनए वहाँ पे आसानी से एंटर कर जाता है. तो पहली प्रोसेस क्या है, डाइवेलेंट केटायन. ठीक है. दूसरी प्रोसेस है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड, केमिकल मेथड में क्या है कि हम क्या करते हैं कि सपोज करिए दिस इज़ द होस्ट. ये क्या है, होस्ट है, मान लीजिए बैक्टीरिया है, एंड दिस इज़ द आरडीएनए, ये आरडीएनए. ठीक है. अब हम फिर से वही प्रॉब्लम है कि होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है और जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक है, तो ये एंटर नहीं कर पाएगा. तो यहाँ पे हम कुछ केमिकल्स यूज़ कर देते हैं. केमिकल्स लाइक पीईजी. पीईजी को हम लोग कहते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल. पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल. ठीक है. और ये पीईजी क्या करता है, इस आरडीएनए को होस्ट के अंदर जाने में मदद करता है. ठीक है. तो दिस इज़ द केमिकल मेथड एंड केमिकल इज द पीईजी. थर्ड मेथड ये है हीट शॉक मेथड. हीट शॉक मेथड. ठीक है. हीट शॉक मेथड में हम क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है. हमने अपने मीडियम में ये बैक्टीरिया लिया. ठीक है. दिस इज द बैक्टीरिया एंड दिस इज द आरडीएनए. और इसको हम लोग पहले ले जाएंगे आइस पे, फिर ले जाएंगे हीट पे. ठीक है. 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का हम टेम्परेचर देंगे, फिर इसको हम ले जाएंगे आइस पे. तो हमने फिर से हमने क्या किया, एक हीट शॉक मेथड दिया. कहने का मतलब है पहले ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा. तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पोर क्रिएट हो जाएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल टेक अप द आरडीएनए. सो दिस इज द हीट शॉक मेथड. ओके. कुछ और मेथड मैं बता देती हूँ. चौथा मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड. इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, ये सब बैक्टीरिया के लिए है.
इतना अच्छे से आप लोग इसको समझना है। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में ये है कि हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया प्लस आरडीएनए को हाई वोल्टेज देंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हाई वोल्टेज देंगे, जिससे क्या होगा, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए देंगे, जिससे उसमें हल्के हल्के पोर क्रिएट हो जाएंगे और वो आरडीएनए को ले पाएगा। ठीक है। और पांचवा मेथड मैं आपको बता दूं, एक पांचवा मेथड है लाइपोसोम मेथड। लाइपोसोम मेथड, लाइपोसोम मेथड में क्या होता है, सिंपली आप ये समझना कि ये हमारा होस्ट हो गया, सपोज करिए दिस इज द बैक्टीरिया, और हमने क्या किया, जो आरडीएनए हमारा, ये आरडीएनए इसको एक लिपिड मेम्ब्रेन से कवर कर देते हैं, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं लाइपोसोम। आरडीएनए को लिपिड से कवर कर देंगे, तो अब वो लिपिड हो गई है ना, बाहरी कवच क्या है, लिपिड है, तो वो आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर कर जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड की। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइपोसोम मेथड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने डाइवेलेंट केटाइंस यूज़ किया, केमिकल यूज़ कर सकते हैं, हीट शॉक मेथड यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, और अगला है हमारा लाइपोसोम मेथड। हालांकि ये दो मेथड आपकी बुक में दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इससे क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं अगला मेथड, जो कि एनिमल के लिए, ओनली फॉर द एनिमल सेल, ओनली फॉर द एनिमल सेल, ये याद रखना, और वो है माइक्रो पिपेट मेथड या माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो माइक्रो इंजेक्शन मेथड, माइक्रो इंजेक्शन मेथड इज ओनली फॉर एनिमल सेल्स। किसके लिए, ये एनिमल सेल्स के लिए, एनिमल्स के लिए है। तो एनिमल्स में अगर हमें आरडीएनए डालना है तो हम आरडीएनए को माइक्रो या हम इंजेक्शन में डायरेक्टली लोड करके सेल के अंदर उसको क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। दूसरा है, नेक्स्ट है, दैट इज द जीन गन मेथड, जीन गन मेथड, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं बायोलिस्टिक मेथड, बायोलिस्टिक मेथड, या फिर इसी को हम कहते हैं पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस मेथड इज ओनली फॉर प्लांट्स। किसके लिए है, ये केवल और केवल प्लांट्स के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारी क्या है, प्लांट सेल है, और हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज कोटेड विद, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा या आरडीएनए है, दैट इज कोटेड विद हाई वेलोसिटी पार्टिकल। हाई वेलोसिटी पार्टिकल से इसको हम क्या कर देंगे, कोट कर देंगे, और हाई वेलोसिटी पार्टिकल क्या है, गोल्ड या टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन, ठीक है ना, इसको हम गोल्ड या टंगस्टन, और ये हाई वेलोसिटी पार्टिकल होते हैं जिसको हम डायरेक्टली सेल पे क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड, या फिर जीन गन मेथड, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलिस्टिक मेथड। तो दिस मेथड इज ओनली फॉर द प्लांट सेल, माइक्रो इंजेक्शन इज ओनली फॉर द एनिमल सेल्स, और जो हमने बैक्टीरियल सेल के लिए बताया वो भी आपको याद रखना है। अब क्या हुआ, अब अगर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे होस्ट के अंदर अगर इंसर्ट हो जाता है, तो होस्ट क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया ना, होस्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसको हम ट्रांसजेनिक होस्ट भी कह सकते हैं। अब वो जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वहाँ पे जाएगा, होस्ट के जीन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, होस्ट के जीन में चला जाएगा, होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा, वहाँ पे वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन क्या कहलाएगी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, क्योंकि वो अलग होस्ट,
जो होस्ट है वो होस्ट कहलाएगा हेट्रोलॉगस होस्ट। हमने पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें बताई थी। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब है कि जो होस्ट के अंदर दूसरे एनिमल का या जो फॉरेन जीन की प्रोटीन बनेगी उसको हम लोग कहेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और होस्ट, क्योंकि वो होस्ट जो है वो सेम स्पीसीज का तो है नहीं, उस होस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोलॉगस होस्ट। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को अलग होस्ट में ऑब्टेन करेंगे। तो जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, ठीक है ना, जो अगली प्रोसेस आएगी उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायोसिंथेटिक प्रोसेस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगली प्रोसेस देखेंगे बायोसिंथेटिक प्रोसेस। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए। जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज द बायोसिंथेटिक प्रोसेस। बायोसिंथेटिक प्रोसेस का मतलब क्या है, ऑब्टेनिंग, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जो हमारा फॉरेन जीन है उसके प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोसिंथेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें हम देखिए, क्योंकि हमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो लार्ज स्केल पे चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो हम इसे लेबोरेटरी में, तो देखिए लैब में हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, लेकिन वो हमें थोड़े अमाउंट में प्राप्त होगा। अगर इसे हमें लार्ज स्केल पे चाहिए तो हमें बड़े बड़े टैंक्स चाहिए, और उन टैंक्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायो रिएक्टर्स। क्या कहते हैं, बायो रिएक्टर्स। अब हमें अगर लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट चाहिए, लार्ज स्केल प्रोडक्ट, ठीक है ना, लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्ट चाहिए तो हमें बायो रिएक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। और जो बायो रिएक्टर्स होते हैं वो 1000 लीटर, जो हज़ार लीटर के टैंक्स होते हैं, 100 से 1000 लीटर के टैंक्स होते हैं, उस टैंक्स में हम क्या करते हैं, अपने उस जो ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म है उसको पुट कर देते हैं, उसको डाल देते हैं। ठीक है, जैसे इंसुलिन ही बनाना है तो इंसुलिन के जीन को, मतलब ह्यूमन इंसुलिन के जीन को हमने ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म हो गया। बात समझ में आ रही है ना, जब ई कोलाई बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म होगा तो अब ह्यूमन का जो इंसुलिन है वो ई कोलाई के अंदर बनेगा। तो हम ई कोलाई को कहाँ रखेंगे, बड़े बड़े टैंक्स में रखेंगे, जहाँ पे हम मीडियम प्रोवाइड करेंगे जिससे ई कोलाई मल्टीप्लाई करता रहे, रेप्लिकेट करता रहे। ई कोलाई का नंबर बढ़ेगा तो वो जो जीन है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट है, उसका भी अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए 2-3 टर्म मैं आपको बता दूँ। पहला टर्म है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का मतलब ये हुआ कि जो फॉरेन जीन की जो प्रोटीन है बनी दूसरे होस्ट में, उसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। होस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोलॉगस होस्ट। हेट्रोलॉगस होस्ट, ठीक है, हेट्रोलॉगस होस्ट का मतलब जो दूसरी स्पीसीज का होस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोलॉगस होस्ट कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो बायो रिएक्टर्स है वो कैसा होता है। देखिए रिएक्टर्स आपकी बुक में दिया हुआ है। इस रिएक्टर्स को आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 तरीके का रिएक्टर दिया हुआ है। एक है स्टीयर्ड टैंक बायो रिएक्टर और दूसरा है दैट इज द स्पार्ज्ड या स्पार्जर टाइप। तो अब हम बायो रिएक्टर को बनाते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से समझते रहिए इसको। मैं एक स्टीयर्ड टाइप ऑफ बायो रिएक्टर को बनाने जा रही हूँ। तो देखिए एक स्टीयर्ड टाइप ऑफ बायो रिएक्टर कुछ ऐसा होता है। इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा कर्व्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए होता क्या है, इस बायो रिएक्टर में हमने ये मीडियम यहाँ पर डाल दिया। हमने डाला क्या है, ई कोलाई, जिसके अंदर ह्यूमन इंसुलिन का जीन है, मतलब ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई डाल दिया है। ओके, हमने यहाँ पे ढेर सारा सिस्टम, यहाँ पे पीएच कंट्रोल सिस्टम डाल दिया। यहाँ से हम लोग स्टीम दे रहे हैं, ठीक है ना, स्टीम दे रहे हैं ताकि स्टरलाइजेशन होता रहे। स्टीम समझ रहे हैं ना, हीट स्टीम देंगे तो हम क्या होता रहेगा, स्टरलाइज होता रहेगा मीडियम। यहाँ से हम फ्रेश मीडियम डाल रहे हैं। फ्रेश मीडियम डाल रहे हैं मतलब जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट चाहिए उसको हम यहाँ से डाल रहे हैं। और यहाँ पे जो यूज्ड मीडियम है या यहाँ पे जो यूज्ड कल्चर है उसको हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इनलेट हो गया और ये क्या है, आउट है।
ऐसे कल्चर को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर का मतलब ये है कि अगर आप न्यूट्रिएंट देते रहेंगे और जो यूज्ड मीडियम है उसको बाहर से निकालते रहेंगे, तभी जाके वो जो आपका जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। नहीं तो अगर आपने क्या किया, न्यूट्रिएंट देते रहे और जो ओल्ड न्यूट्रिएंट है या हम कह सकते हैं यूज्ड अप जो न्यूट्रिएंट है उसको नहीं बाहर निकालेंगे तो सिस्टम एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कल्चर। तो आपके बुक में एक और टर्म दिया हुआ है कंटिन्यूअस कल्चर। कंटिन्यूअस कल्चर। तो कल्चर कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस कल्चर। होस्ट इज द हेट्रोलॉगस होस्ट और जो प्रोटीन है दैट इज द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो हमने अपना मीडियम डाल दिया, न्यूट्रिएंट डाला, इकोलाई डाला, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? कुछ ब्लेड सिस्टम लगा देंगे। ये हमारा मोटर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने ब्लेड्स लगा दिए। ब्लेड्स हमारा ऐसे हो गया, इस तरीके से ब्लेड लगा दिया हमने, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ब्लेड लगा दिया, ठीक है। अब आप बताइए मुझे कि इस ब्लेड का काम क्या है? भाई ब्लेड क्या करेगा? ये जब मोटर चलेगा तो ब्लेड क्या करेगा? ये देखिए, मान लीजिए मीडियम हमारा यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक मीडियम भरा हुआ है। ब्लेड हमारा क्या करेगा? पूरे के पूरे जो न्यूट्रिएंट मीडिया है या पूरे का पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम एक एजिटेटर सिस्टम है। एजिटेशन का मतलब होता है मिक्सअप करना, ठीक है ना। मोटर चल रहा है और यहाँ पे पूरा सिस्टम यहाँ पे एयरेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो सारा चीज़ क्या हो रहा है? मिक्सअप हो रहा है। तो ये जो है फ्लैट ब्लेड्स हैं, फ्लैट ब्लेड्स हैं। और ये एक लास्ट वाला जो ब्लेड है, ये सबसे पहला वाला जो ब्लेड है, ये फोम ब्रेकर है। फोम ब्रेकर का मतलब ये है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। फोम देखिए, क्योंकि हमारा जो मीडियम है यहाँ तक भरा हुआ है और अगर ये पूरा का पूरा मिक्सअप हो रहा है तो झाग भी तो बनेगा, फोम बनेगा। और अगर फोम ऊपर डिपॉजिट होता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा, तो एयरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एयरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए जो सबसे लास्ट वाला या सबसे पहले वाला जो ब्लेड होता है वो फोम को ब्रेक करता रहता है। वो फोम को क्या करता रहता है? ब्रेक करता रहता है। आर यू गेटिंग एवरीथिंग? ओके। तो ये चीज़ें हैं, ये पूरा। और हमारा ये जो नीचे से जो बायोरिएक्टर है वो नीचे से क्या होता है? कर्व्ड होता है, थोड़ा सा स्लाइटली कर्व होता है, ताकि सारी चीज़ें प्रॉपरली क्या हो सके? मिक्स हो सके। तो ये जो बायोरिएक्टर है वो क्या है? स्टीयर अप टाइप। स्टीयर का मतलब ये होता है मिक्स करना, स्टीयर अप टाइप। अब आप देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे बायोरिएक्टर में, ये एक वेल एजिटेटर सिस्टम है। एजिटेटर सिस्टम का मतलब यहाँ पे देखिए, पूरा का पूरा पीएच कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है ना। एसिड बेस कंट्रोल सिस्टम है, वही चीज़ है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, ओके। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, ओके। सारी चीज़ें आपको देखना है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है ना। और क्या है? फोम कंट्रोल सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं ताकि ये सिस्टम अच्छे से वर्क करता रहे। और अगर ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो कैसी होती रहेगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती रहेगी। आप समझ रहे हो ना कि जब आप न्यूट्रिएंट आप पढ़ोगे आगे चल के इकोलॉजी में कि अगर जो न्यूट्रिएंट है या जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हैं तो ग्रोथ जे शेप्ड होती है। क्योंकि भाई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो हम रिसोर्सेज तो दे ही रहे हैं। हमारा रिसोर्सेज जो भी न्यूट्रिएंट मीडिया है, बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हम ऊपर से डाल रहे हैं और नीचे से ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। तो सिस्टम इज़ कंटिन्यूअस और जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी? एक्सपोनेंशियल होगी, जे शेप्ड होगी। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे और हमारा जो डिज़ायर्ड प्रोटीन है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। आर यू गेटिंग एवरीथिंग? ओके। तो ये क्या है? स्टीयर अप टाइप, ओके। एक और दिया है आप में, दैट इज़ द स्पार्जर टाइप।
स्पार्जर टाइप में सब कुछ है, ये सारी चीज़ें रखेंगे हम, ये सारी चीज़ें रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक इस तरीके से एक सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं एक कर्व्ड ट्यूब डाल देते हैं, और इस ट्यूब में ये थोड़ा कर्व होता है, ये पोरस होता है, पोरस होता है, और यहाँ से हम ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। तो ऑक्सीजन जाके यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जाएगा तो ये पोर की वजह से यहाँ पे बबल क्रिएट करेगा, और जब वो बबल क्रिएट करेगा तो मिक्सिंग होगी अपने आप, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज द स्पार्जर टाइप, ठीक है, स्पार्जर टाइप या स्पार्ज टाइप ऑफ टैंक बायोरिएक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोसिंथेटिक प्रोसेस। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक प्रोसेस हमारा जो अगला प्रोसेस आएगा, जो अगला स्टेप है, दैट इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होने जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बना, जो भी हमारा प्रोडक्ट बना, उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको हम आइसोलेट करेंगे, ठीक है ना, और उसको हम प्यूरीफाई करेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे, ठीक है ना, उसको हम उसका जो है क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग के बाद क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि अलग अलग, और जैसे वैक्सीन कोई बनी तो उसे पहले ह्यूमन पे देना सही नहीं है, उसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे हम क्या करते हैं, उसका ट्रायल करते हैं। उसके बाद तब उसको हम क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, और फिर उसको हम मार्केट रिलीज़ करेंगे, मार्केट में उसको हम क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, सेपरेट किया, प्यूरीफाई किया, ठीक है ना, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग किया, क्लिनिकल ट्रायल किया, और उसके बाद हमने उसको रिलीज़ किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कब आता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक फेज। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे।